चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का आज क्विक रिवीजन करेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसी में पंचायती राज का क्विक रिवीजन सेशन शुरू होगा आज से। कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में इसको कवर अप करने की। पंचायती राज से आज हम लोग करने वाले हैं पंचायती राज से इतिहास, मतलब जो संस्थाओं का विकास हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। अलग-अलग जो कमेटियाँ आई थी वो क्या-क्या थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल्स के थ्रू जाते हुए पंचायतों के आरक्षण तक को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो एडीओ का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी जो भी एग्जाम छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल पे होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में पंचायती राज के बारे में भी पूछ दिया जाता है। हमारा नया बैच जो है वो 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसके बारे में डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके। बाकी चीजें हैं, आपको यदि बैच ज्वाइन करना होगा, आप ऐसा हो कि आप घर पे रह के कम से कम प्राइस पे तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे बैच पे आप जुड़ सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो मिलने वाली है, कोर्स कंप्लीशन का कोई इशू नहीं रहेगा। ऑलरेडी आपको कंप्लीटेड कोर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी मिलेगी। चलिए आते सबसे पहले पंचायती राज का विकास और समितियों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पंचायती राज आप लोगों को पता होगा क्या है, एक प्रकार का स्थानीय शासन है। ओके, आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्वशासन के बारे में, तो केंद्र पे आपकी केंद्र सरकार करती है, वैसे ही राज्य के लेवल पे राज्य सरकारें होती हैं। बट लोकल लेवल पे जनता की जो भी समस्याएं हैं या जनता को जो प्रशासन चाहिए उसके लिए हमारे यहाँ आती है पंचायती राज संस्था है या फिर नगरीय निकाय। ओके, तो पंचायती राज आपको गांव में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में अगर इसके विकास की बात करेंगे ना, तो शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो शुरुआत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया था, बट बाद में देखा गया था कि ये फेलियर हो गया था। इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लेके आया गया था 2 अक्टूबर 1953 से, आपको देखने को मिलेगा। फिर आती है हमारी बलवंत राय मेहता समिति। गांवों का उस प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा था जिस प्रकार से संविधान का आर्टिकल 40 बोलता है ना कि राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, तो वैसे ही फिर इसके हिसाब से हम लोगों ने पंचायती राज के लिए अलग अलग कमेटियां बैठाई। उसमें सबसे पहले आती बलवंत राय मेहता समिति, 3 अक्षर का नाम है। तो ये समिति क्या बोलेगी, आपका 3 स्तर की पंचायतों को देने की। तो सिफारिशें 2 इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, किसने बताई थी बात। इसके अलावा 3 स्तरीय प्रणाली, 3 स्तरीय पंचायतें होनी चाहिए। ओके, अब और भी बहुत सारी चीजें बताई है जो हम लोग पेड बैच में जाते हैं तो वहां पे करते हैं। अभी जो है क्विक रिवीजन के हिसाब से 2 चीज ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और 3 स्तर की पंचायत। वैसे ही आपकी अशोक मेहता समिति आती है, इसने ऑलरेडी जो है 11-12 रिकमेंडेशन दी थी। उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपकी रहेगी 2 स्तरीय पंचायत। जैसे देखो, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर का नाम है, 3 स्तर की। अशोक मेहता बोली थी 2 स्तर की पंचायतें आनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला था जो चुनाव है वो राजनीतिक दल के आधार पर होना, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पंचायतों में इलेक्शन में भाग ले। इसके अलावा एक और इनकी रहेगी समिति की सिफारिश, वो आपका क्या रहेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर जो है लोगों को आरक्षण भी मिले। ओके, तो ये 3 चीज आपको देखने को मिलेगी अशोक मेहता समिति में। 2 स्तर पे चुनाव करवाना, इसके अलावा 2 स्तर पे एक्चुअल पंचायत का होना, चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होना, और एसटी एससी की जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना। फिर अशोक मेहता समिति के बाद जेवीके राव समिति आती है जो बोलती है 4 स्तर की पंचायतों के बारे में। एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई है, पंचायती राज से जुड़ी हुई, जो कि क्या बोली थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके पहले संवैधानिक मान्यताओं की बात नहीं थी। तो जो संवैधानिक निकाय बनी है, या बोल सकते हैं ना हम लोग की पंचायती जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती है, वो कहीं ना कहीं एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश थी। इसके अलावा फिर पीके थुंगन समिति आई थी 1988 में। इन्होंने भी यही बात बोला है कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके बाद एक आती है अपनी वी एन गॉडगिल समिति 1988 में, और उसके बाद आती है आपकी भूरिया समिति 1995 में। भूरिया समिति क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो पेशा एक्ट भारत में 10 राज्यों में लागू है, जहां पर जनजाति समुदाय है उनका पंचायती राज सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। पंचायत पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ अपवाद लेके चलते हैं, ऐसा कि अनुसूचित में ये होगा वो होगा, है ना। तो वो पेशा एक्ट 1996 के तहत ही आता है। तो भूरिया समिति उससे रिलेटेड है। तो ये समितियां हो गई है। चलिए अब चलते हैं पंचायतों के बारे में, थोड़े से आर्टिकल देख लेते हैं। बहुत बेसिक बेसिक आर्टिकल है, जैसे 243 से 243 ओ जाना है, एक बार में बन जाता है। 243 पंचायतों की परिभाषाएं बताती है, जिसमें आपको पंचायत की परिभाषा मिलेगी, जिला पंचायत की परिभाषा मिलेगी, राज्यपाल की परिभाषा मिलेगी, ऐसे अलग अलग। इसके अलावा फिर 243 ए ग्राम सभा के बारे में बताता है। ओके, कि ग्राम सभा क्या रहेगी। वैसे ही अगर आप 243 बी जाएंगे, मैं एक बार वापस ले लेता हूँ। 243 अगर आप बी में जाएंगे तो पंचायतों के गठन है, सी में संरचना है, डी में आरक्षण है। कभी भी आर्टिकल पैकेट में याद करिएगा, क्योंकि कई बार इस आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं। 243 ई पंचायत की अवधि के बारे में बताता है। 243 अयोग्यताओं के बारे में बताता है। 243 ची जो है वो आपका पंचायतों
की शक्ति के बारे में बताता है। जैसे पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है ना, तो जी से ग्लूकोज, ग्लूकोज से शक्ति। ओके, एच से आपको मिलती है क्या, पंचायतों द्वारा उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्ति। जैसे शक्ति मिली तो कर लगाने की शक्ति। फिर 243 आई वित्त आयोग के गठन के बारे में बताता है। आई से इनकम, वित्त आयोग का गठन। जे से आपका संपरीक्षा ऑडिट के बारे में बताता है। के से है पंचायतों के लिए चुनाव की प्रक्रिया। ओके, 243 एल केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज का लागू होना। एम जो है भाग जो है कुछ लागू ना होना, मतलब पंचायती राज जो है ये कुछ भागों में लागू ना होना। इसके बाद 243 एन मौजूदा कानूनों में और पंचायतों की निरंतरता। और 243 अदालतों पर रोक। जो इंपॉर्टेंट आज हम लोग करने वाले हैं वो 243 डी तक करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे। तो परिभाषाओं में अलग अलग प्रकार की परिभाषा दिखेंगी। और हम लोग याद रखिएगा, हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ये संविधान का भाग 9 का आर्टिकल है। बाकी पंचायती राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते जाएंगे चीजों को। ओके, इंपॉर्टेंट धाराएं वगैरह जो है मैं हो सकता है आप लोगों को बाद में बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा में 2-3 पॉइंट है जिसको आपको समझना है। मैंने बहुत शॉर्ट पे लेके आया यहाँ पे। तो सबसे पहला ग्राम क्या होता है, तो ग्राम राज्यपाल जो है वो लोक अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को, ओके, वहां पे वो क्या कर सकता है, एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। ओके, मतलब कौन तय करता है कि पर्टिकुलर ये ग्राम है या नहीं है, तो राज्यपाल करता है। एक या एक से ज्यादा गांवों को भी मिलाकर वो ग्राम बना सकता है। डिपेंड करता है कम से कम वहां पे जनसंख्या 1000 हो। और ऐसे ग्राम आपके क्या होते हैं, सामान्य तौर पर राजस्व ग्राम होते हैं। ओके, अब जब गांव बन गया तो गांव में क्या होगी, आपकी जनसंख्या होगी, वोटर्स होंगे। तो गांव के अंदर किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं को मिलाकर ही आपकी ग्राम सभा, ये याद रखिएगा। ग्राम सभा में ऐसा नहीं कि आपका सरपंच रहेगा, उप सरपंच रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राम सभा में आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं, अगर आप ग्राम के नागरिक हो और आपका नाम मतदाता सूची में, मतलब आप अगर 18 साल से ऊपर हो तो आपका नाम शामिल रहेगा। ओके, जहां पे जो भी ग्राम में आपका वोटर कार्ड बना है, जिस भी ग्राम के एड्रेस पे, आप वहां की ग्राम सभा के क्या होगे, सदस्य होगे। ओके, अब ग्राम सभा की बैठकें होती हैं तो कम से कम बोला जाता है 3 महीने में एक बार आपको ग्राम सभा की बैठक करनी। ओके, एक बार सम्मेलन करना 3 महीने में। और साल में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य। ओके, अनिवार्य बैठकों की तिथि की अगर बात करेंगे तो 26 जनवरी के 3 दिन पहले लेना, 23 जनवरी। फिर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे 14 अप्रैल, 15 अगस्त के 5 दिन बाद मतलब 20 अगस्त, और इसके बाद गांधी जी का बर्थडे। ओके, तो 2 बर्थडे मिलेगा और एक 3 दिन पहले, एक 5 दिन बाद। तो 26 जनवरी के 3 दिन पहले आपका हो गया 23 जनवरी, और आपका 15 अगस्त के 5 दिन बाद 20 अगस्त। तो ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही डेट पे होता है, इस तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते में आप कभी भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे मान लो 23 जनवरी को नहीं हुआ तो 24, 25, 26 किसी भी दिन ग्राम सभा की बैठकें आप कर सकते हो। इसके अलावा जून महीना और नवंबर महीना, इन 2 महीनों में कोई भी डेट में आप कर सकते हो। इस पे डेट का बाउंडेशन नहीं है। तो ये 6 होती है आपकी अनिवार्य बैठकें करने की। बैठक के लिए यदि आप बोलोगे नोटिस आपका 7 दिन पहले दिया जाएगा। कौन देगा नोटिस जारी करेगा, तो ग्राम पंचायत का सरपंच जो होगा वो जारी करेगा। आपात स्थिति में 3 दिन के भीतर भी नोटिस जारी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया अपना ग्राम सभा। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये गांव के मतदाताओं से मिलकर बनी है। जब तक आप जियोगे तब तक आप उस ग्राम सभा के सदस्य रहोगे, जब तक आपका वोटर आईडी आपका वहां का है। ओके, चलिए कोरम की बात आएगी तो सामान्य क्षेत्र पे कोरम होता है आपका 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, जिसमें आपका 1/3 महिला होना जरूरी है। वहीं पर अनुसूचित क्षेत्र में बात करेंगे तो कुल सदस्य का 1/3 होता है कोरम, जिसमें 1/3 महिला होना जरूरी है। तो ये बेसिक आपका कोरम हो जाएगा। ग्राम पंचायत के बारे में नहीं, अभी ग्राम सभा में है। ओके, तो ये बेसिक कोरम आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 का बी और सी। तो यहाँ पर पंचायतों के गठन और संरचना के बारे में बताता है। देखो, जैसे आपका ग्रामों का गठन कौन कर रहा है, राज्यपाल, वैसे ही पंचायतों के लिए भी गठन जो है ना वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा, चाहे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। यहाँ पे ये बनेगा, वो लोक अधिसूचना द्वारा उनके बारे में बता देते हैं। अब अगर समझने की कोशिश करेंगे ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो 2 लोगों से मिलकर बनता है। उसमें होते हैं पंच और सरपंच। उप सरपंच मत लीजिएगा, क्योंकि उप सरपंच एक्चुअल में क्या होता है, आपका पंच ही होता है। ओके, तो पंचों से और आपका पंचों से और सरपंचों से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत। वहीं पर यदि बात करेंगे जनपद पंचायत की, तो ये आपके निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आएगा, जो भी क्षेत्र होता है आपका जनपद पंचायत का, ओके, निर्वाचन क्षेत्र, वहां से चुने गए सदस्य मिलेंगे। इसके अलावा आपके होंगे विधानसभा के सदस्य, ऐसे विधानसभा के सदस्य जिनका नामांकन, ओके, मतलब जिनका वोटर आईडी आप बोल दीजिए
पर्टिकुलर उस गांव में पड़ता है। ओके, जो भी जनपद है, जनपद के किसी ग्राम पंचायत में पड़ता है तो वो उस जनपद पंचायत का सदस्य होगा। अगर शहरी क्षेत्र में पड़ता है तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच है, जैसे आप पर्टिकुलर किसी ब्लॉक के अंदर ही ग्राम पंचायतें होंगी, तो ऐसे मान लो एक ब्लॉक के अंदर अगर 100 ग्राम पंचायत है तो हर साल जो है 1/5 सरपंच जो है चक्रानुक्रम में आते हैं जनपद पंचायत के सदस्य बनने के लिए। ओके, तो ऐसा है, एक एक साल के लिए आएंगे और वो चले जाएंगे, दूसरे बार आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। और इनका नाम कैसे तय होता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, किस ग्राम पंचायत का सरपंच पहले आएगा? तो ये आपका बॉलेट, बॉलेट बोलते हैं ना अपन, क्या कहते हैं, एक तरीके से एक बॉल रहती है, उसके अंदर कागज डाल देते हैं, चिट्ठी, और उसके बाद नाम निकालते हैं। तो वैसा सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से आप बोल सकते हो, इसका जो है चयन किया जाता है। इसके बाद जिला पंचायत इंपॉर्टेंट है, जिला पंचायत का स्ट्रक्चर समझना। तो निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा के ऐसे सदस्य जो भी छत्तीसगढ़ से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, ऐसे सदस्य जिनका नामांकन है, ओके, या जिसका आप बोल सकते हो क्षेत्र जो है वो आपका ग्रामीण एरिया में पड़ता होगा। कोई भी जिले के अंदर अगर ग्रामीण एरिया में पड़ गया तो पर्टिकुलर वो उस जिले का क्या होगा, आपका एक तरीके से नामित सदस्य होगा। ओके, नामित नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक आएगा पदेन सदस्य। ओके, नामित थोड़ा अलग हो जाता है, पदेन सदस्य रहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, अगर उनका नामांकन क्षेत्र पड़ता है गांव में तब पड़ेगा। इसके अलावा विधानसभा के समस्त सदस्य, जो भी विधानसभा के विधायक है, अगर उनका क्षेत्र गांव में पड़ रहा है तो वो भी आएंगे। ओके, और इसके अलावा जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष, तो ये आपका हो जाएगा जिला पंचायत का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गड़बड़ करते हैं। चलो, इसके बाद आते हैं वार्डों या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के बारे में, या वार्डों का विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत में आपके 10 से लेकर 20 वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड बढ़ाया। ओके, जैसे मान लो अगर कहीं पर 1100 जनसंख्या है तो 11 वार्ड होंगे, अगर 1100 के बाद 1200 जनसंख्या होगी तो 12 वार्ड होंगे, अगर 1150 है तो 11 ही रहेगा। हर एक वार्ड बढ़ाने के लिए आपको 100 जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है। मिनिमम 10 वार्ड होंगे ग्राम पंचायत में गिरी से गिरी हालत में, और अधिकतम 20 हो सकते हैं। अगर मान लो 3000 भी जनसंख्या तो भी 20 वार्ड रहेगा, 30 नहीं करेंगे अपन। ओके, वहीं पर अगर जनपद पंचायत की बात आएगी तो 10 से 25 वार्ड होते हैं, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक वार्ड बढ़ेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र बोला जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से 35 आपके निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। तो याद रखना 10 से 20, 10 से 25, 10 से 35, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जनसंख्या की यदि बात करते हैं तो जनसंख्या में आपको ग्राम पंचायत में जो है 1000 की जनसंख्या पे प्रत्येक एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाएगी। ओके, आप जैसे मान के चलिए 1000 से 2000, 2000 से 3000 हुई है ना, मतलब मिनिमम 1000 की जनसंख्या पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक गांव में 1000 की जनसंख्या नहीं पूज रही है तो बाजू वाले गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। ओके, तो एक से अधिक गांवों को मिलाकर भी ग्राम पंचायत बनती है। वैसे ही जनपद पंचायत प्रत्येक 5000 की जनसंख्या 50,000 की जनसंख्या पे बनेगी, और जिला पंचायत जो है वो 5 लाख की जनसंख्या पे बनेगी। तो ये डाटा नहीं भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा यदि बात करते हैं हम लोग पंचायतों के बारे में, तो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है पंचायतों में। तो ग्राम पंचायत में सदस्यों का निर्वाचन जो है सरपंच का हमेशा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनती है। ओके, पूरे गांव की जनता अपना एक सरपंच चुनेगी। वहीं पर उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और पंचों को प्रत्यक्ष रूप से। तो जब भी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं ना, तो लोग दो को वोट देंगे, एक अपना पंच चुनेंगे अपने वार्ड का और एक अपने गांव का सरपंच चुनेंगे। जो भी लोग पंच चुने गए हैं उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, ये पंच आपस में मिलकर उप सरपंच चुनते हैं। ओके, पहली बैठक में होता है, पंच आपस में चुन के क्या करेंगे, उप सरपंच बनाएंगे उसको, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा मान के चलो अगर कभी ऐसा कंडीशन हो गया कि सरपंच का चुनाव नहीं कर पाई है, ग्राम पंचायत कभी सरपंच का चुनाव नहीं कर पाई है, तो इस स्थानापन्न सरपंच कुछ समय के लिए आएगा और 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव होंगे। अगर तब भी नहीं चुना जाता है तो फिर उसका पद को खाली छोड़ दिया जाएगा, फिर राज्य सरकार डिसाइड करेगी क्या करना है। सेम केस है पंच के साथ, अगर मान लो किसी पंच का चुनाव नहीं हुआ है तो उप सरपंच का निर्वाचन नहीं रुकेगा, 6 महीने के बाद दोबारा होगा, अगर उसके बाद भी नहीं चुना जाता तो खाली छोड़ दिया जाता है, जब तक राज्य को लगेगा तब तक वो खाली छोड़ देगा। चलो, फिर आता है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में आपका अध्यक्ष होता है जिसको अप्रत्यक्ष चुना जाता है, वैसे उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष, और चुने जाते हैं इसमें सदस्य। तो जनपद पंचायत में जो 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये आपस में लोग चुने जाते हैं। ओके, तो मान लो अगर कोई जगह पे जनपद पे 10 सीटें हैं तो 10 आपके जनपद के सदस्य चुने जाएंगे। यही 10 सदस्यों में से एक को बना दिया जाता है आपका जनपद का अध्यक्ष और एक को बना दिया जाता है जनपद का उपाध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों आपके अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, वहीं पर सदस्य जो है प्रत्यक्ष चुना जाएगा। तो जो सदस्य होगा फिर से वैसे ही रहेगा, सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक
एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आरक्षण की। पंचायतों में आर्टिकल 243 का डी आरक्षण के बारे में क्या बात करता है। तो 243 का डी आरक्षण में बताता है, ग्राम पंचायत हो चाहे जनपद पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। मान के चलिए कहीं पर अगर 20% अनुसूचित जनजाति रहती तो 20% उस क्षेत्र में आरक्षण रहेगा, बस यहाँ पे क्षेत्र बदल जाएगा। जब ग्राम पंचायत के लिए हम लोग आरक्षण देखेंगे तो जनपद की जनसंख्या देखेंगे, जब जनपद पंचायत के लिए आरक्षण देखेंगे सरपंच के पद के लिए, तब हम लोग जिला की जनसंख्या देखेंगे, और जब जिला पंचायत के सरपंच के लिए आरक्षण देखना होगा तो राज्य की जनसंख्या देखेंगे। वहीं पर जब पंचों की आरक्षण की बात होती है या सदस्यों के लिए, तो ग्राम पंचायत में ग्राम की जनसंख्या, जनपद पे जनपद की और जिला पे जिला की। तो याद रखना, लोअर लेवल पे जिस जगह पे आपको आरक्षण देना वहीं का चुनोगे, और जैसे ऊंचा पद लेना है, जैसे अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद या सरपंच का पद है ना, तो आप क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाले में जाएंगे। ग्राम के मामले में जनपद की जनसंख्या, जनपद के मामले में जिला की जनसंख्या, और जिला के मामले में राज्य की जनसंख्या। अनुसूचित जाति जनजाति को किसके हिसाब से मिलेगा आपका, तो आपका अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के हिसाब से। वहीं पर ओबीसी को मिलेगा हमेशा 25% आरक्षण, बट एक कंडीशन है, यदि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 50% से कम हो तब। अगर किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 50% से ज्यादा है तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। ओके, ओबीसी को एक मुश्त, अदरवाइज अपन 25% देंगे। चलिए, ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 50% आरक्षण। ओके, तो जो भी जाति की भी आप बोलोगे ना, सब क्लॉज, जैसे अनुसूचित जाति को आरक्षण है या जनजाति को है, उसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण रहता है। सामान्य में 50% महिलाओं को आरक्षण। मान लो पंचायत में अगर 10 सीट है, 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां पे कोई व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। और आरक्षण हमेशा 2 चुनावों के लिए होता है, मतलब 10 साल के लिए आपका आरक्षण रहेगा, उसके बाद आरक्षित सीटों का जो है वो सर्कुलेशन हो जाता है। पर्टिकुलर फिर कोई दूसरे क्षेत्र को बोल देगा कि ये आरक्षित सीट है, फिर कोई दूसरे क्षेत्र को बोल देगा ये आरक्षित सीट है। ओके, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आरक्षण जो है 75% से ज्यादा नहीं था। ये कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप मुझको बताइएगा कि एक कमेंट पे आंसर, कि यदि मान के चलिए किसी ग्राम पंचायत की मतलब ब्लॉक की जनसंख्या में आपके 10% एसटी है, 10% एससी है, और बाकी से सबके ओबीसी और अनरिजर्व्ड है, तो ओबीसी को आरक्षण अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे कवर अप करते हैं। थैंक यू।